आज हम करेंगे प्रश्नावली विविध का आल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो पूछा है कि इसमें 196 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, फिर उनकी जो घात आएगी अभाज्य गुणनखंड की, उनके घातों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें करना है कि 196 के फैक्टर करने हैं। तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 9 8, फिर 2 4 9, फिर 7, फिर 7, फिर 7 1। सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड अगर आप नहीं जानते तो उसके पूरे मेथड, जो पूरे 2 का भाग कैसे जाता है, 3 का भाग कैसे देते हैं, 7 का भाग, 5 का भाग, पूरा जो नियम के अनुसार है, जो मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो आपको ऊपर आपको आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अब 196 इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड, हो गए 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि अब बोल रहा है इसकी घात। अब घात बनाओ तो 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, 2 कितनी बार है, 2 बार, 7 कितनी बार है, 2 बार। घातों का योगफल, घाते 2 और 2, अब घातों का योगफल हो गया, घातों का योगफल, घातों का योगफल हो गया 2 + 2 बराबर 4। ये पिछली एग्जाम में आ भी चुका है, 2018 के में आया है शायद। तो अब है अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं को m बराबर p q की पावर 3 और n बराबर p की पावर 3 और q की पावर 2 के रूप में लिखा जाए तो m और n का महत्तम समापवर्त्य यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। और p और q क्या अभाज्य संख्या है। अब p और q अभाज्य संख्या है तो p के और q के कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। जैसे अभाज्य संख्या हमारी 7 के कोई गुणनखंड है नहीं। जैसे कोई भी संख्या मान लो 6 के तो गुणनखंड हो सकते हैं, 3 दूनी 6, 7 के नहीं हो सकते। यानी कि p क्या होगी, p गुणा 1 ही होगी। जैसे 7 गुणा 1 होता है ना, जैसे ही p गुणा 1 होगी, q भी क्या होगी, q गुणा 1 ही होगी। अब देखो m है, p गुणा q कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार लिख दिया। अब इसमें p 3 बार p और q कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार q लिख दिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते समय ये ध्यान देना कि HCF हमारे तभी निकलेंगे जब दोनों संख्याओं में कॉमन होगा। अगर दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं है तो हमारा HCF होगा 1। ठीक है। जैसे 7 और 11 का HCF क्या होगा, तो 7 का गुणनखंड क्या होगा, 7 और 11 का भी 11। अब इसको 1 से गुणा कर दे तो वही बात है। अब देखो इसमें HCF निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो HCF क्या होगा, 1। अब इन दोनों में कॉमन देखना है तो P कॉमन है, ठीक है, Q कॉमन है और Q और नहीं है ना, तो HCF हो गया HCF M, N का P, एक बार तो P है और 2 बार Q है। HCF अगर आप नहीं जानते तो ऊपर आई बटन पे या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सबको देख लेना। PQ², ये हो गया हमारा HCF। ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 95 तथा 152 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है, HCF इसमें पूछा है तो पहले तो 95 तथा 152 के हमें गुणनखंड करने होंगे। ठीक है, तो 95 और 152 इन दोनों के ज्ञात करने। तो सबसे पहले 95 के
गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 95 में 3 का भाग नहीं जाता, 2 का नहीं जाता, सबसे पहले जाएगा 5 का। 5 एकम 5 और 9 पंजे 45। फिर 19 एक अभाज्य संख्या है तो 19 में सिर्फ 19 का ही भाग जाएगा। अब है 152। 152 में 2 का जाएगा, फिर 76 में 2 का भाग जाएगा, फिर 38 में 2 का भाग जाएगा, फिर 19 में सिर्फ 19 का ही भाग जाएगा। अब जो भी गुणनखंड आए हैं उनको हम लिख लेंगे। 95 के सामने 5 गुणा 19 और 152 के सामने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19। अब करेंगे हम एचसीएफ करेंगे 95, 152 का। तो आएगा देखो इसमें 19 और इसमें भी 19, तो और तो है नहीं कॉमन, तो 19 हो गया इस हमारा 95 और 152 का एचसीएफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका एचसीएफ 30 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ रहे हैं, तो हमें एक सूत्र याद आना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1080 और एचसीएफ दे रखा है 30, एलसीएम पूछा है। अब एचसीएफ गुणा में 30 गुणा में इधर आया, तो एलसीएम बराबर 1080 बटे 30, 1 0 से 1 0, 3 3 9, 6 18। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 441 बटे 2 की पावर 2। 441 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार बताना है हमको कि ये शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले जब ये अशांत और शांत की प्रश्नावली मैंने पढ़ाई तब मैंने बता दिया कि शांत तो तब होगा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा, और अगर ये रूप का नहीं है तो ये हमारा वो क्वेश्चन अशांत होगा। अब देखो ये संख्या है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, ये तो हमारी, अगर ये दोनों होती तो हमारा शांत होता, पर इसमें 7 की पावर 2 और है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 441 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 49, ठीक है। अब 49 का भाग दे देंगे इसमें, तो आ जाएगा 9 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7। 9 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7। अब 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, अतः ये होगा हमारा शांत दशमलव प्रसार हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 43 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों बाद अंत होगा। तो देखो इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे पहले, तो इसमें पावर 2 है, इसमें 3 है, तो 2 में एक पावर कम है, तो ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। 43 और 2 की पावर 2, 5 पावर 3 को 2 की पावर 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 43 दूनी 86 और 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, 2 से गुणा हो गई, ठीक है। अब आधार अलग अलग है, घाते सेम है, तो आधार गुणा हो जाएंगे। 86 बटे 10 की पावर 3, अब 10 की पावर 3 है तो 86 बटे 1000। अब 3 0 है तो 3 अंकों बाद, यानी कि
086.0, 3 अंकों से पहले एक पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर होगा हमारे 3। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी, किससे हमें सबसे न्यूनतम संख्या से गुणा करना पड़े। तो 27 के सबसे पहले तो हम गुणनखंड कर लेंगे। √3, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब देखो रूट के अंदर 2 बार रिपीट हो रही है, तो एक बार बाहर आ जाएगी, तो 3√3। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब रूट के अंदर स्क्वायर होते हैं तो वो संख्या बाहर हो जाती है। ठीक है। 3√3 हो गई। अब इसको प्राकृत संख्या बनाने के लिए हमें √3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हमारी ये रूट खत्म होगा। तो हमें किससे गुणा करना पड़ा? √3 से। तो हमारा आंसर होगा √3। अब अगला क्वेश्चन है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याएं बराबर है तो कौन सी संख्याएं होनी चाहिए? तो उसका आंसर होगा समान। क्योंकि एक एग्जाम्पल मान लो जिसका एलसीएफ और एलसीएम हम प्रूव करेंगे कि दोनों बराबर है, तो वो संख्या भी समान होगी। तो मान लो संख्या है 18 और दूसरी संख्या भी है 18, तो 18 और 18 के हम दोनों के गुणनखंड करेंगे, तो वो हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके भी हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3। दोनों संख्याएं समान है तो एचसीएफ और एलसीएम भी समान आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ होगा दोनों में कॉमन 2 और 3, दोनों में 3, यानी कितना है 18। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम में जो भी संख्या है उनको लिख लेंगे, 2 है और 3 है। अब देखो 2 में कितनी पावर है, यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, इसमें भी 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और 3 3 9 दूनी 18। तो हमें पता लग गया कि एचसीएफ और एलसीएम तभी आएगा जब संख्या सेम। अब अगला क्वेश्चन है कि कोई दो संख्या दे रखी है a तथा 18, संख्या दे रखी है 2 a, 18। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं। एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं। वो दे रखे हैं एलसीएम तो है 36 और एचसीएफ है 2। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक सूत्र याद है, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल हो गया हमारा a गुणा 18 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम 36 गुणा 2। अब a बराबर 36 गुणा 2 बटे 18, गुणा में इधर भाग में गया, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, a का मान आ गया हमारा 4। अब अगला क्वेश्चन है, n एक प्राकृत संख्या है तो 6n माइनस 5n। n एक प्राकृत संख्या है तो 6n और 5n को सॉल्व करें तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि n क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनेटिव। अब n का मान 1 रखो, तो n 1 रख दिया हमने, 6 माइनस 5 क्या आ गया 1। अब रखो 2, 6 की पावर 2, 5 की पावर 2, 36 माइनस 25 कितना आया 11। अब रखो 3, 6 की पावर 3, 5 की पावर 3, अब कितना आया 198। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला है p बटे q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो q पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए, q क्या होना चाहिए, जबकि q वो p बटे q एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव है तो q पर क्या होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया कि हर उसका 2 के पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए।
ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन 12वां, सरल करके बताइए कि 2√45 प्लस 3√20 बटे 2√5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय, इसको सोल्व करना है। तो 2√45 का गुणनखंड है 5, 3 गुणा 3 प्लस 20 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5। ऐसे ही 2, 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 के कोई गुणनखंड नहीं होगी। अब 2 बार संख्या इसमें 3 है, 2 बार संख्या इसमें 2 है, तो वो आ जाएगी बाहर। तो 2 गुणा 3√5 प्लस 3 गुणा 2√5 2√5। अब 3 दूनी 6। अब देखो इसमें √5 इसमें √5, बीच में क्या है प्लस का चिन्ह, दोनों में कॉमन आ जाएगा तो √5 ले लेंगे हम बाहर। 3 दूनी 6 प्लस इधर क्या बच गया 3 दूनी 6 और 2√5। √5 से √5 कैंसिल, 12/2 यानी कितना आ गया 6 आ गया। अब ये 6 है हमारी एक परिमेय संख्या, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 6/1। ठीक है, अगर रूट की संख्या होती तो वो होती है अपरिमेय संख्या। अब है 13वां क्वेश्चन। अब 13वें क्वेश्चन की वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जो कि 2.1 प्रश्नावली के 2.1 प्रश्नावली का पूरा सॉल्यूशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन 14वां। सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित है। तो ये 14वां क्वेश्चन है, जो सिद्ध करना है कि 2 क्रमागत संख्या है। मान लो कि 5,6 क्रम से होनी चाहिए, 5,6 6,7 जैसे 6,7 11,12 12,13 ये मान लो संख्या है। अब इनका गुणनफल 2 से विभाजित है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो 6 पंजे 30, 30 में 2 का भाग जाता है, 7 6 42 कितना आ रहा है 42, 42 भी 2 से विभाजित है। 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 करेंगे तब आएगा 132। अब 132 भी 2 से विभाजित है, और 12 गुणा 13 वो आएगा 156, 156। ठीक है, ये आ गया 156, 156 भी क्या है 2 से विभाजित है। यानी कि हमें पता लग गया कि कोई भी 2 क्रमागत संख्या है, उसे अगर गुणा किया जाए तो वो 2 से विभाजित होगी। अब इसको हम करेंगे मैथमेटिक्स रूप में। ठीक है, तो मान लिया कि पहली संख्या तो हो गई हमारी n मान लो, और दूसरी संख्या मान लो n+1। एक अधिक है, क्रमागत है तो एक अधिक होगी। ठीक है, तो पहली संख्या तो n यानी कि n मान लो 5, दूसरी होगी n+1 यानी 5 + 1 6। अब समझ आ गई दोनों संख्या n और n+1 क्यों मानी, दोनों क्रमागत है इसलिए n और n+1 मानी। अब उनका गुणनफल है तो वो होगा 2 से विभाजित। अब इनका गुणनफल करो, n गुणा n+1 का गुणनफल करो तो n² + n आ जाएगा। n को n से करो तो n², n को 1 से करा तो n, ये इसका गुणनफल आ गया। अब ये हमें सिद्ध करना है कि ये n² + n 2 से विभाजित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि जो प्रश्नावली 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसके अनुसार कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप का होता है। 2q या 2q+1 के रूप का हो सकता है। तो इसकी स्थिति 2 कंडीशन है जो 2 बनेगी। कंडीशन फर्स्ट,
कंडीशन फर्स्ट, जब n बराबर 2q मान ले। कंडीशन सेकंड, जब n बराबर 2q प्लस 1 मान ले। तो n स्क्वायर प्लस n है, उसकी जगह n बराबर रख देंगे हम 2q। तो n की जगह रखो तो 2q का होल स्क्वायर, n स्क्वायर हो गया, प्लस n की जगह 2q तो 2q। 2 का ऊपर 2 यानी कि 4, q के ऊपर 2 यानी कि q स्क्वायर प्लस 2q। अब इनमें दोनों में 2q कॉमन आ रहा है, तो 2q इसमें ले लिया तो 2q बच गया, प्लस 2q में से 2q ले लिया तो 1 बच गया। ठीक है, अब q जहाँ पर q मान लेंगे हम, q 2q प्लस 1 को मान लेंगे m। ठीक है, तो अब ये हो गया 2m, इसको पूरे को m मान लिया तो हो गया 2m। अब देखो n स्क्वायर प्लस n है जो क्या आ गया 2m। अब ये 2m है जो हमारा 2 से विभाजित है। ठीक है, अब ये 2 से विभाजित है, ये पता लग गया हमको। अब कंडीशन देखेंगे सेकंड वाली, कंडीशन सेकंड, जब n बराबर रख देंगे हम 2q प्लस 1, यानी कि n स्क्वायर प्लस n बराबर 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। देखो n स्क्वायर तो n स्क्वायर हो गया और n की जगह n हो गया। अब a प्लस बी से खोलो तो 4q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, अब 4q स्क्वायर प्लस 8 और 2 10q प्लस 1 और 1 2। आपको ध्यान देना है कि इसको a प्लस बी से खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, तो अब आएगा 4 2 6। ठीक है, अब हम लेंगे इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब हम मान लेंगे इसको, इस पूरी समीकरण को मान लेंगे m, तो n स्क्वायर प्लस n बराबर 2m, इसको पूरे को मान लिया m। तो ये देखो अब ये 2 से विभाजित है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस n 2 से विभाजित किया जा सकता है, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल 5 तथा 7 प्राप्त हो। ये एक तरह से इम्पोर्टेंट ही मान लो आप 10th क्लास के लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो संख्या दी हुई है, जैसे 2053 है और 967 है, 967 है, तो इन दोनों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो विभाजित करने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो शेषफल है तो शेषफल को हम जो भाज्य संख्या उसमें से घटा देते हैं, तो पहले काम तो वही करेंगे, शेषफलों को संख्याओं में से घटाएंगे। 2053 माइनस 5 क्रमशः है तो पहली संख्या में से पहली घटेगी और 967 माइनस 7। ठीक है, अब बराबर ये आएगा 2048 और ये आएगा 960। अब इन दोनों का हमें ज्ञात करना है HCF। ठीक है, अब इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे तो वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी हमारी HCF। तो अब देखो 2048 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये होंगे 2048 के गुणनखंड। अब करेंगे 960 के, तो 960 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम ज्ञात करेंगे HCF। HCF देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, 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 2 कॉमन है। अब 2 नहीं है इसमें, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 है 6 बार कॉमन, तो 2 की पावर 6 यानी कि 64। दोनों का HCF हो गया हमारा 64। अब जो सबसे बड़ी संख्या है जो इससे विभाजित है और शेषफल 5 और 7 प्राप्त होंगे वो है 64। अब अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और कॉमा लगा के है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये संख्याएं दोनों जो भी है भाज्य है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले पहली संख्या लेंगे, तो दोनों में देखो प्लस का चिन्ह बीच में और गुणा का है, बीच में एक ही प्लस का चिन्ह है, इधर भी सिर्फ एक ही प्लस का चिन्ह है और गुणा का चिन्ह है। तो इधर दोनों में कॉमन, अब 13 तो हम कॉमन ले लेंगे। 7 गुणा 11 ये तो हो गया, इधर 13 कॉमन ले लिया। अब इसमें 13 कॉमन लेंगे, बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का 1। 13 11 7 77 और 1 78 गुणा 78। अब 13 गुणा 78 करेंगे तब आएगा हमारा 1014। अब इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ पर देखो 78 है, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, यानी कि ये भाज्य है। ये प्रूफ हो गया कि ये भाज्य है। अब इसको देखेंगे, अब देखो इसमें बीच में प्लस का चिन्ह है, इधर 5 है, इधर भी 5 है। अब इधर 13 कॉमन लिया, ऐसे ही इधर 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन ले लिया। इधर क्या बच गया? 7 गुणा 6 गुणा 5 तो ले लिया, 4 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1 यानी कि 5 गुणा 1009। अब देखो ये भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 306 और 757 का महत्तम समापत्य यानी कि HCF 9 हो तो इनका लघुत्तम समापत्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ इस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 4। तो उस क्वेश्चन पिछले वाले के जैसा ही एक ये 17वां क्वेश्चन है जो कि एक इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आने लायक है। ठीक है, तो अब है अगला क्वेश्चन 18वां। एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा, इसके समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। कम संख्या ज्ञात करनी है यानी कि कम से कम, तो उसका हम निकालेंगे HCF। अब देखो संख्या क्या है, यानी कि 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर पहली संख्या हो गई। अब दूसरी संख्या है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसको पूरे को हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये तो हो गई लेंथ लंबाई और ये हो गई हमारी चौड़ाई। ठीक है, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। अब इसको हम पूरे को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है मीटर को, मीटर वाली संख्या को हम करेंगे 100 से गुणा, यानी कि 1800 और प्लस में 72 सेंटीमीटर, तो 18 72 सेंटीमीटर और विड्थ हो गई हमारी 13 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये आ गई हमारी संख्या। अब बोल रहे हैं HCF, तो 1872 और 1320 दोनों के कर लेंगे हम गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड होंगे 1872 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3, 1872 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, और 1320 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है, ये होंगे। अब इसके एस दोनों के HCF निकालेंगे हम। तो HCF होंगे हमारे HCF, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, फिर 2 है, फिर 2 है, यानी कि 2 बार, 3 बार तो 2 हो गया, फिर 3 है, 3 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि हमारा HCF तो हो गया 24। अब हमें निकालना है टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तो करना होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या होगी आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होगा 1872 गुणा 1320 बटे HCF का स्क्वायर, 24 गुणा 24। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4290। ठीक है, 4290। तो ये हो गई हमारी न्यूनतम टाइलों की संख्या। अब जो 19वां सवाल है वो मैं पिछले प्रश्नावली 2.3 में बता चुका हूँ, और जो ये 20वां सवाल है इसको मैं आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा, जो कि है 2.4। और जो अगला 20वां सवाल है इसको भी मैं 2.4 प्रश्नावली में बता चुका हूँ, इसलिए आप उन दोनों वीडियो को देख लो। ठीक है।